गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग प्रथम की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर वीएन पांडे आपको प्राणी शास्त्र तृतीय प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में आपने oogenesis अंड जनन के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से ओवम या अंडे का निर्माण होता है। आज हम वाइटलोजेनेसिस या पीतक जनन के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में अंड जनन का ही एक भाग पीतक जनन भी है और आज इसकी चर्चा हम करेंगे। यॉक को पीतक कहते हैं। ये अंडे के भीतर बनता है। पिछले लेक्चर में जब हमने ग्रोथ फेज की बात की थी अंड जनन में, तो उसी ग्रोथ फेज में हमने न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस के बनने की बात की थी। वही अवस्था यॉक के निर्माण की भी होती है। अंडे में यॉक इसलिए पाया जाता है ताकि प्रारंभिक विकास की अवस्था में ये भ्रूण को पोषण प्रदान करे, न्यूट्रिशन प्रदान कर सके। तो इस तरह से यॉक अंडे के भीतर भंडारित भोजन है, स्टोर्ड फूड है, जो अर्ली एम्ब्रियो के विकास के समय उसे पोषण प्रदान करता है। रासायनिक दृष्टि से देखें तो यॉक जो है प्रोटीन और वसा का बना हुआ होता है। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं और फैट्स पाए जाते हैं। अगर प्रोटीन की मात्रा अधिक है तो इसको प्रोटीन यॉक कहेंगे, वसा की मात्रा अधिक है तो फैट यॉक कहेंगे। तो मुख्यतः प्रोटीन और वसा का ही इसमें कंपोनेंट पाया जाता है। दो प्रकार का यॉक हो सकता है। एक तो ग्रेनुलर यॉक हो सकता है जिसमें फाइन ग्रेन्यूल्स, बहुत बारीक ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे और वो पूरे अंडे में समान रूप से वितरित होंगे, समान रूप से फैले हुए होंगे। बहुत छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स, दानेदार रचनाएं पाई जाएंगी, अति सूक्ष्म। और इसका उदाहरण है अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट एग्स और साथ ही प्रोटोकॉर्डेटा अर्थात जो अल्प विकसित कॉर्डेट्स हैं उनके अंडे। दूसरे प्रकार का यॉक प्लेटलेट यॉक कहलाता है। इसमें बड़े बड़े दानेदार रचनाएं पाई जाती हैं, लार्ज ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें फॉस्फोवाइटिन और लाइपोवाइटिलिन दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार का इनका अरेंजमेंट होता है कि दो फॉस्फोवाइटिन मॉलिक्यूल के बीच में एक लाइपोवाइटिलिन का मॉलिक्यूल होता है और इस तरह से ये एक लैटिस बना लेते हैं जो कि क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। और ये क्रिस्टल अपेक्षाकृत बड़े आकार के पाए जाते हैं। सभी वर्टिब्रेट के अंडे, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड और प्रोटोकॉर्डेटा, यहाँ तक सभी अंडे इसी प्रकार के होते हैं जिन्हें प्लेटलेट यॉक कहते हैं। ये लार्जर ग्रेन्यूल्स, बड़े दानेदार या बड़े क्रिस्टल्स के रूप में होते हैं। अब देखते हैं वाइटलोजेनेसिस अर्थात पीतक निर्माण की प्रक्रिया। पीतक निर्माण की प्रक्रिया को ही वाइटलोजेनेसिस कहते हैं। वाइटलोजेनेसिस की क्रिया ये लीवर में होती है। लीवर में यॉक बनता है, वहाँ से रक्त में होता हुआ ओवरी में पहुँचता है, घुलनशील रूप में रहता है। रक्त में ये घुलनशील रूप में रहता है और रक्त से होता हुआ ये ओवरीज में या अंडाशय में पहुँच जाता है। अंडाशय में पहुँचने के बाद ये फॉलिकल कोशिकाओं पर पहुँच जाता है। फॉलिकल कोशिकाएं वही कोशिकाएं हैं जो अंडे के चारों ओर पाई जाती हैं या अंडे को घेरे हुए रहती हैं। तो अंडे को घेरे हुए जो कोशिकाएं हैं उन्हीं फॉलिकल कोशिकाओं में ये यॉक पहुँच जाता है। अब उसके बाद फॉलिकल सेल से पाइनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये ओवम या एग में पहुंचता है। पाइनोसाइटोसिस अर्थात सेल ड्रिंकिंग, छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं और वो माइक्रोविलाई ही इस यॉक को अवशोषित कर लेते हैं, अंडे में पहुंचा देते हैं और इस प्रकार से जो लीवर में बना था यॉक
वो रक्त से होता हुआ फॉलिकल कोशिकाओं में और फॉलिकल कोशिकाओं से अंडे में पहुंच जाता है। और एग के अंदर अर्थात ओवम के अंदर पहुंचने के बाद वहाँ ये गोल्जाई कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है। गोल्जाई कॉम्प्लेक्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता हुआ ये ओवम के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बना था लीवर की हिपैटोसाइट नाम की कोशिकाओं में और वहाँ से ये अंडे के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच गया। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद जो यौक अभी तक घुलनशील अवस्था में था, मैंने बताया था कि ये घुलनशील अवस्था में परिवहन होकर के रक्त के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा है। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद इसके क्रिस्टल बना दिए जाते हैं और अब ये अघुलनशील रूप में आ जाता है, इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम पाए जाते हैं, वही एंजाइम इस क्रिया को संपन्न करवाते हैं। जिन माइटोकॉन्ड्रिया में यौक भरता है, पहुंच जाता है, उन माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में कुछ अंगुली जैसे उभार होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो अनेक अंगुली जैसे उभार रखती है, उन्हीं उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। तो क्रिस्टी समाप्त हो जाती है और इसका अर्थ हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्थान बढ़ जाता है और उसी स्थान पर यॉक प्लेटलेट्स भर जाती हैं। यहाँ नीचे ये चित्र दिखाया गया है, आप देखेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक तरफ जो है क्रिस्टी समाप्त हो गई हैं और यॉक के ग्रेन्यूल्स यहाँ भर गए हैं। आप देख रहे हैं धीरे धीरे यही क्रिया आगे बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे पूरा का पूरा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये यॉक से भर जाएगा। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टोर हो जाता है क्रिस्टल के रूप में, जैसा आप यहाँ इस चित्र में भी देख रहे हैं। तो ये यॉक या पीतक के निर्माण और परिवहन की प्रक्रिया थी, किस प्रकार से ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा। यॉक की उपस्थिति के आधार पर अंडे का वर्गीकरण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के अंडे को हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अगर किसी एग में बहुत कम मात्रा में यॉक हो या लगभग नहीं के बराबर हो तो ऐसे अंडे को माइक्रोलेसिथल कहेंगे, अलेसिथल कहेंगे या ओलाइगोलेसिथल कहेंगे। माइक्रो का मतलब कम, अलेसिथल का मतलब जहाँ यॉक ना हो और ओलाइगोलेसिथल का अर्थ है यहाँ पर भी यॉक बहुत कम है। तो ऐसे अंडे माइक्रोलेसिथल, एलेसिथल या ओलाइगोलेसिथल कहलाते हैं, जहाँ यॉक की आवश्यकता कम से कम हो, जहाँ यॉक की उपस्थिति कम से कम हो। और ऐसा अंडा वही हो सकता है जो मैमल या यूथेरियन मैमल्स में जहाँ प्लेसेंटा पाया जाता है, जहाँ माता से भ्रूण को पोषण मिलना प्राप्त हो जाता है, वहाँ यॉक की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो माइक्रोलेसिथल एग होगा जहाँ यॉक कम है। और ये मेमेलियन एग होंगे, वहाँ जो ही इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद माता से उस भ्रूण को पोषण प्राप्त होने लगता है, क्योंकि जो भ्रूण है वो माता के गर्भ में रहता है। दूसरे प्रकार का एग मीजोलेसिथल प्रकार का एग है, जिसमें कुछ अधिक मात्रा में, मध्यम मात्रा में यॉक की उपस्थिति हो, जैसे एम्फीबिया का एग, एम्फीबिया का अंडा। और तीसरे प्रकार के अंडे को मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल प्रकार का अंडा कहते हैं, जहाँ यॉक की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये अंडे आकार में भी बड़े होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में इसमें यॉक भरा हुआ होता है। और ये जैसे कि रेप्टिलिया का या पक्षियों के अंडे या जो प्रोटोथीरियन मैमल्स हैं, अंडे देने वाले मैमल्स हैं, स्तनी हैं, उनके अंडे ये बड़े आकार के अंडे हैं। इनमें बहुत बड़ी मात्रा में यॉक भरा हुआ होता है और ये मैक्रोलेसिथल या पॉलीलेसिथल एग कहलाते हैं।
तो ये तो जो ऊपर मैंने बताया 3 प्रकार, माइक्रो, मीजो और मैक्रो, ये यौगिक की मात्रा के आधार पर विभाजन किया गया है अंडों का। यौगिक की किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अंडे में, इसके आधार पर भी अंडे को विभाजित किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर समान रूप से पूरे एग में यौगिक फैला हुआ है तो ये आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल कहलाएगा। पूरे अंडे में समान रूप से पहुंचा हुआ, फैला हुआ या वितरित किया हुआ यौगिक। दूसरा हो सकता है टीलोलेसिथल, जिसमें कि यौगिक पूरे अंडे में ना फैला हुआ हो, अंडे के एक भाग में यौगिक बड़ी मात्रा, एक भाग में यौगिक उपस्थित हो और कुछ भाग ऐसा हो जहां यौगिक ना हो। ऐसी स्थिति में जिस भाग में यौगिक पाया जाता है उधर का भाग वेजिटल पोल कहलाता है, और उसके विपरीत भाग जहाँ पर यौगिक नहीं पाया जाता है वो एनिमल पोल कहलाता है। तो इस तरह से अंडे में एनिमल पोल और वेजिटल पोल हो जाते हैं टीलोलेसिथल अंडों में, जहाँ की यौगिक की मात्रा एक ही तरफ केंद्रित होती है, पूरे अंडे में नहीं फैली हुई होती है। मीजोलेसिथल प्रकार के और मैक्रोलेसिथल प्रकार के जो अंडे होते हैं वो टीलोलेसिथल हो सकते हैं, और जो माइक्रोलेसिथल हैं वो सदैव आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल प्रकार के ही होंगे। तीसरा प्रकार है सेंट्रोलेसिथल प्रकार का अंडा। सेंट्रोलेसिथल प्रकार का अंडा वो है जहाँ यौगिक केंद्र में स्थित हो जाए, अंडे के केंद्र में यौगिक पाया जाए और बाहर की तरफ, परिधि की तरफ यौगिक की मात्रा नहीं पाई जाए। ये इंसेक्ट के अंडे होते हैं, कीट के अंडे होते हैं, इसमें यौगिक सेंटर में पाया जाता है। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, ये आप देखेंगे। इसमें इन अंडों, ये मैंने डायग्राम बनाया है, इन अंडों के यहाँ पर चित्र बनाए हैं, आप देख लेंगे। ये देखें, इधर सबसे पहला नीचे से माइक्रोलेसिथल प्रकार का है या अलेसिथल प्रकार का है, और इसमें यौगिक चारों तरफ बहुत कम मात्रा में है, चारों तरफ समान रूप से विकसित है, रूप से प्रसारित है, और इसको आइसोलेसिथल कहेंगे। उसके बगल में दूसरा अंडा बताया गया है जिसमें यौगिक एक तरफ स्थित है, मात्रा कुछ अधिक है पहले से। ये मीजोलेसिथल प्रकार का है क्योंकि मात्रा कुछ अधिक है, और टीलोलेसिथल इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि यौगिक एक ही तरफ स्थित है, इसका दूसरा पक्ष जो है वो बिना यौगिक का है। इसके बगल में तीसरा एक बनाया गया है जिसके केंद्र में आप देखेंगे कि यौगिक भरा हुआ है, और बाहर की तरफ आप देखेंगे तो क्लियर साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। तो ये सेंट्रोलेसिथल प्रकार का है और यौगिक की मात्रा मध्यम मात्रा में है, इसलिए ये मीजोलेसिथल प्रकार का है। और उसके बगल में आप अगला चित्र देखेंगे तो ये मैक्रोलेसिथल प्रकार का है। देखेंगे बड़ी मात्रा में आधे से अधिक अंडा जो है वो यौगिक से भरा हुआ है, और आधे से कम स्थान जो है वो खाली जगह पड़ी दिख रही है, या ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है बिना यौगिक के। तो जिधर ये टीलोलेसिथल और मैक्रोलेसिथल हो गया, मैक्रो इसलिए या पॉलीलेसिथल हो गया क्योंकि यहाँ यौगिक की मात्रा बहुत अधिक है, टीलोलेसिथल इसलिए हो गया क्योंकि यौगिक पूरे अंडे में नहीं फैला हुआ है, अंडे के कुछ भाग में ही पाया जा रहा है, कुछ भाग बिना यौगिक का भी है। तो जो भाग यौगिक वाला है वो वेजिटल पोल हो गया, और उसके विपरीत जो ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म वाला भाग है वो एनिमल पोल हो गया। तो ये आपने देखा। यहाँ एक बात और बतानी है कि यौगिक का क्या महत्व है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। सबसे बड़ा महत्व तो इसका यही है कि ये बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देता है, नरिशमेंट प्रदान करता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि यौगिक की मात्रा से ही अंडे के विभाजन या क्लीवेज की प्रक्रिया भी तय होती है। जहाँ यौगिक अधिक होगा वहाँ विभाजन की दर कम होगी, और जहाँ यौगिक कम होगा या नहीं होगा वहाँ विभाजन की दर अधिक होगी। तो इस तरह से अंडे के क्लीवेज की रेट को प्रभावित करता है यौगिक की मात्रा,
और इसके कारण पूरा का पूरा क्लेवेज पैटर्न भी प्रभावित होता है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे अगले लेक्चर्स में, जब क्लेवेज का लेक्चर आएगा। तो बच्चों, ये हमने यौगिक या पीतक के निर्माण की प्रक्रिया आपको बताई। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेंगे।